फाइनेंशियल अर्थमेटिक चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है 15 men working 10 hours a day take 18 days to do a work. How many hours should 20 men work to finish the same work in 12 days? ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि 15 लोग हैं जो एक काम को ख़त्म करते हैं 18 दिनों में, अगर वो लोग हर रोज़ 10 घंटे काम करते हैं। 15 लोग हैं जो एक काम को 18 दिनों में ख़त्म करते हैं। एक प्रोजेक्ट है या कोई काम है जिसे 18 दिनों में ख़त्म किया जाता है। अगर वो 15 जो मैन है या 15 जो लोग हैं वो हर रोज़ 10 घंटे काम करते हैं, तो आप ये बताइए कि अगर नंबर ऑफ़ मैन यानी लोगों की तादाद जो है वो 15 से इंक्रीज़ करके 20 कर दी जाए, तो आप ये बताइए कि ये 20 लोग 12 डेज़ में अगर ये काम ख़त्म करना चाहें तो हर रोज़ उन्हें कितने घंटे काम करना पड़ेगा। आप ज़रा स्टेटमेंट के 2 हिस्से करते हैं। पहले हिस्से में 15 लोग हैं जो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और वो काम कंप्लीट हो रहा है 18 डेज़ में, अगर वो लोग हर रोज़ 10 घंटे काम करें। अगर यानी नंबर ऑफ़ मैन की तादाद बढ़ाई जाए, पहले अगर 15 लोग हो और अब इसकी तादाद बढ़ा के 20 कर दी जाए और डेज़ को भी कम कर दिया जाए, 18 से 12 डेज़ कर दिया जाए। एक तरफ नंबर ऑफ़ मैन इंक्रीज़ कर दिया गया और दूसरी तरफ नंबर ऑफ़ डेज़ डिक्रीज़ कर दिया गया। तो आप ये बताइए कि ये 20 लोग 12 दिनों में अगर इस काम को फिनिश करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, तो हर रोज़ इन्हें कितना घंटे काम करना पड़ेगा। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है यहाँ पर। बेसिकली यहाँ पर 2 पॉइंट्स इंक्लूडेड है। नंबर 1 रेशो और नंबर 2 प्रोपोर्शन। रेशो जो है वो कंपैरिजन है बिटवीन 2 और मोर देन 2 क्वांटिटीज़, यानी जब आप 2 या 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं, इसे हम कहते हैं मैथमेटिक्स में रेशो। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के मुकाबले में कितनी ज़्यादा है या कम है। रेशो को समझने के लिए आप यूँ समझे कि एक क्लास है जिसमें बॉयज़ की तादाद 10 है और गर्ल्स की तादाद 5 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स की रेशो को जानना चाहें तो बॉयज़ और गर्ल्स की रेशो बनेगी 2:1। बॉयज़ 10 है और गर्ल्स 5 है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हर गर्ल के लिए बॉयज़ की रेशो 2 है। इसलिए रेशो ऑफ बॉयज़ टू द गर्ल्स यानी बॉयज़ के मुकाबले में गर्ल्स की रेशो कितनी होगी 2:1, यानी हर गर्ल के लिए बॉयज़ की रेशो 2 होगी। तो ये है कंपैरिजन बिटवीन 2 क्वांटिटीज़। क्वांटिटीज़ क्या है यहाँ इस एग्जांपल में? क्वांटिटीज़ है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड द नंबर ऑफ़ गर्ल्स। दोनों सेम क्वांटिटी है, यानी दोनों स्टूडेंट्स हैं, और आप इनको कंपेयर करते हैं तो इनकी रेशो बनती है 2:1। रेशो का जो सिंबल है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा है 20:15, ये रेशो की सिंबल है। जबकि ये जो आपको 4 डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये प्रोपोर्शन की सिंबल है। प्रोपोर्शनलिटीज़ 2 तरह से होती है, एक होती है डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी और दूसरी होती है इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी। हमने पहले रेशो को थोड़ा सा हल्का सा टच दिया, अब बात करते प्रोपोर्शनलिटी की। यहाँ प्रोपोर्शनलिटी 2 किस्म की है, एक है डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी और दूसरी है इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी। इन दोनों प्रोपोर्शनलिटीज़ को मैं इसी क्वेश्चन में ही आपको समझाऊंगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी में ये होता है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है तो उसके साथ साथ दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी शॉप से शुगर लेना चाहते हैं तो आप पे करते हैं 1 किलो शुगर के लिए फॉर एग्जांपल 150 रुपीज़। लेकिन अगर आप अमाउंट ऑफ शुगर बढ़ाते हैं, 1 की बजाय 2 kg लेते हैं, तो प्राइस भी इंक्रीज़ होगी। 150 की बजाय आपको देने पड़ेंगे 300। यानी एक तरफ आपने एक क्वांटिटी शुगर को इंक्रीज़ कर दिया अमाउंट ऑफ शुगर, तो दूसरी तरफ प्राइस भी उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी। ऐसे बहुत सारी मिसालें हैं जिसे आप डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी से कंपेयर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप फोर्स को इंक्रीज़ करते, प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं, तो वॉल्यूम क्या होगा? गैस का डिक्रीज़ होगा। एक बैलून है आपके साथ, आपके हाथ में, जब आप उस बैलून पर प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं, सॉरी ये इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी के एग्जांपल में मैं चला गया, दोबारा उस एग्जांपल की तरफ आते हैं। जैसे आप कुछ अपनी गाड़ी में कुछ पेट्रोल डलवाना चाहते हैं, अगर आप 10 लीटर्स पेट्रोल लेते हैं तो उसकी प्राइस आपको पे करनी पड़ती है फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़। अब अगर आप अमाउंट ऑफ पेट्रोल इंक्रीज़ करते हैं तो प्राइस भी उसकी इंक्रीज़ होगी। यानी एक तरफ आप अमाउंट ऑफ पेट्रोल इंक्रीज़ कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उसकी प्राइस भी इंक्रीज़ होगी।
इस प्रोपोर्शनलिटी को हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी। एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो उसके साथ साथ दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी, जबकि इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी अपोजिट होती है, जहां एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके हाथ में बैलून है, आप उस बैलून को प्रेस करते हैं तो आपने क्या किया, प्रेशर इंक्रीज किया और नतीजतन क्या हुआ, बैलून का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। या गाड़ी का टायर है, अगर आप उस पर लोड इंक्रीज करते हैं तो गाड़ी के टायर का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगा, उसका टायर ज़्यादा कंप्रेस होगा। तो ये है इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी। डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी में एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो उसके साथ साथ दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी। जैसे एक और एग्जांपल ले इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी की। अगर एक घर है, 10 मजदूर उसे 10 दिन में बनाते हैं, अगर मजदूरों की तादाद बढ़ा दी जाए, 20 कर दी जाए, तो वो घर कितने दिनों में बनेगा, 5 दिनों में। नंबर ऑफ लेबरर्स, आपने मजदूरों की तादाद बढ़ा दी तो डेज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और अगर आप नंबर ऑफ लेबरर्स कम करते हैं, यानी 10 के बजाय सिर्फ 5 मजदूर करते हैं, तो वही घर जो 10 दिनों में बनने वाला था वो 15 दिनों में बनेगा। तो अगर आप नंबर ऑफ लेबरर्स यानी मजदूरों की तादाद कम करते हैं तो नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएंगे, और अगर आप नंबर ऑफ लेबरर्स की तादाद बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ डेज घट जाएंगे यानी डिक्रीज हो जाएंगे। ये है एग्जाम्पल इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी की। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी में जब एक क्वांटिटी बढ़ती है तो उसके साथ साथ दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है, जबकि इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी में जब एक क्वांटिटी बढ़ती है तो साथ में दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है। ये रेशो की सिंबल है जो यहाँ आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, जबकि ये जो 4 डॉट आपको नज़र आ रहे हैं ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है। प्रोपोर्शनलिटी 2 तरह से होती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी और इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी। अब ज़रा क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मैं मज़ीद क्वेश्चन में इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि हम यहाँ पर क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि 15 men works 10 hours a day, take 18 days to do a work, यानी 15 लोग हैं, वो हर रोज़ 10 घंटे काम करते हैं, जिसके नतीजे में वो जो काम है वो 18 दिनों में कंप्लीट हो जाता है। अब अगर नंबर ऑफ़ मैन इंक्रीज़ कर दिया जाए, 15 से 20 कर दिया जाए, तो फिर नंबर ऑफ़ डेज़ क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, 18 से 12 हो जाएंगे। तो यहाँ पर कौन सी प्रोपोर्शनलिटी इन्वॉल्व है, इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी। देखिए, नंबर ऑफ़ मैन पहले 15 थे और दिन कितने लगते थे, 18। अब नंबर ऑफ़ मैन 15 से बढ़ गए 20 हो गए, तो डेज़ क्या हो जाएंगे, 18 से कम होके 12 पे आ जाएंगे। तो यहाँ ये बात बहुत ही वाज़ेह है कि यहाँ जो प्रोपोर्शनलिटी लग रही है वो इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी है, जहाँ एक क्वांटिटी यानी नंबर ऑफ़ मैन इंक्रीज़ होती है 15 से 20, जबकि दूसरी क्वांटिटी यानी नंबर ऑफ़ डेज़ डिक्रीज़ होती है फ्रॉम 18 से 12। अब फर्दर आते हैं, क्वेश्चन को फर्दर ब्रेक करते हैं। यहाँ एक्चुअली 3 क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व है। कौन कौन सी है, मैन, हार्स एंड डेज। ये 3 क्वांटिटीज़ इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व है, मैन, हार्स एंड डेज। मैं इन तीनों क्वांटिटीज़ को यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैन, हार्स, डेज। ये सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का। अच्छा, सबसे पहले जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन गिवन है वो ये है कि 15 लोग हैं, 15 मैन हैं, वो 10 घंटे हर रोज़ काम करते हैं और वो जो काम है वो 18 दिन में कंप्लीट हो जाता है। 15 मैन वर्क्स डेली 10 आवर्स टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद इन 18 डेज। ठीक है ना, 15 लोग रोज़ाना 10 घंटे काम करते हैं और काम 18 दिनों में ख़त्म हो जाता है। अगले हिस्से में आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी हार्स, घंटे पूछे गए हैं आपसे। शुड 20 मैन वर्क टू फिनिश द सेम वर्क इन 12 डेज। अब आप ये बताइए कि अगर 15 की बजाय 20 लोग हों और दिन 18 की बजाय 12 हो, तो उन 20 लोगों को हर रोज़ कितने घंटे काम करना पड़ेगा। तो इसमें सेकंड पोर्शन में यहाँ से यहाँ तक के पोर्शन में 2 क्वांटिटीज़ गिवन है। कौन सी 2 क्वांटिटीज़, मैन 20 और डेज 12, जबकि हार्स पर डे जो है वो यहाँ पर अननोन है जिसे आपने फाइंड करना है। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा मैन, हार्स, डेज, और इनिशियल इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग 15 लोग हैं जो रोज़ाना 10 घंटे काम करते हैं और 18 दिनों में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। दूसरे हिस्से में पूछा जा रहा है अगर 20 लोग हो और 12 दिनों में काम कंप्लीट करना चाहे तो हर रोज़ उन्हें कितने घंटे काम करना पड़ेगा। तो ये जो नंबर ऑफ़ हार्स है इसे फाइंड करने के लिए मैं एक्स लगा दूंगा यहाँ पर। अब मैंने आपसे कहा यहाँ पर 3 क्वांटिटीज़ है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्वांटिटी तो आप इसे कंसीडर करेंगे जहाँ पर आपने कुछ फाइंड करना है, जैसे नंबर ऑफ़ हार्स आपने फाइंड करना है, सो ये मैं कंसीडर करता हूँ थर्ड क्वांटिटी। ठीक है ना। अब ये जो थर्ड क्वांटिटी है इसमें आपने एरो का सिंबल जो है ना वो यही इसी तरह ही लगाना है, यानी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब ये इम्पॉर्टेंट नहीं है
आप इसका रुख अपोजिट भी कर सकते हैं, यानी फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ठीक है ना। तो यहाँ आपके पास चॉइस है। मैंने जितने भी क्वेश्चंस इस रिलेटेड सॉल्व किए हैं उन सब में मैंने ये जो जिस क्वांटिटी को आपने फाइंड करना है उसके लिए एरो टॉप से बॉटम पे रखी है, ठीक है ना। अब आते हैं इनकी प्रोपोर्शनलिटी पे। मैं सबसे पहले फर्स्ट क्वांटिटी को, मैंने आपसे कहा ये थर्ड क्वांटिटी है, मैं सबसे पहले फर्स्ट क्वांटिटी को चेक करता हूँ थर्ड क्वांटिटी के साथ। इन क्वांटिटीज़ में प्रोपोर्शन क्या बन रही है, क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शन बन रही है या इन्वर्स प्रोपोर्शन बनती है, चेक करते हैं। देखें, अगर 15 लोग हैं वो हर रोज़ 10 घंटे काम करते हैं, ठीक है ना। इसी तरह अगर नंबर ऑफ मैन इंक्रीज कर दिया जाए, यानी 15 से 20 कर दिया जाए, तो आपको क्या लगता है वो काम हर रोज़, यानी अगर नंबर ऑफ मैन बढ़ जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें हर रोज़ काम कम करना पड़ेगा, यानी नंबर ऑफ हार्स कम करने पड़ेंगे ताकि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। मैं सबसे पहले फर्स्ट और थर्ड क्वांटिटी, इसे मैंने कंसीडर किया थर्ड क्वांटिटी। क्यों? बिकॉज इसमें मुझे कुछ फाइंड आउट करना है, यानी एक्स फाइंड करना है, और यही चीज़ हर क्वेश्चन में मैं रखूँगा, ठीक है ना। ये थर्ड क्वांटिटी होगी, ये फर्स्ट क्वांटिटी, और ये राइट साइड पर डेज जो है वो सेकंड क्वांटिटी होगी। मैं सबसे पहले फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करके देखना चाहता हूँ कि यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कौन सी बन रही है, डायरेक्ट या इनवर्स। तो देखिए फिर से 15 लोग हैं जिन्हें हर रोज़ 10 घंटे काम करना पड़ रहा है, ठीक है। अगर 15 की बजाय 20 लोग हो जाएं तो इसका मतलब है कि उन्हें हर रोज़ कम घंटे काम करना पड़ेंगे। 10 की बजाय हो सकता है 9 या 8 घंटे रोज़ाना काम करना पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मैन इंक्रीज हो गए, मजदूरों की तादाद यहाँ पर बढ़ गई है। अगर 15 लोग थे पहले 10 घंटे हर रोज़ काम करते हैं, अब अगर नंबर ऑफ मैन इंक्रीज हो जाए तो हार्स जो है वो कम हो जाएंगे, यानी उन्हें फिर हर रोज़ 10 घंटे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कम घंटे काम करने की ज़रूरत पड़ेगी उन्हें। तो ये कौन सी प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे बन रही? यहाँ पे बन रही है इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी। आदमियों की तादाद 15 से बढ़ के 20 हो गई, तो हार्स जो है वो घंटे जो है वो 10 से घट के कम होके 8 या 9 पे आ जाएंगे। अभी तक तो हमें ये नहीं पता है कि कितने होंगे, ये तो हमने फाइंड करना है, लेकिन डेफिनेटली ये एक रूल है। अगर मज़दूरों की तादाद बढ़ जाएगी तो उन मज़दूरों को उस काम को कंप्लीट करने के लिए कम काम करना पड़ेगा, ये तो अंडरस्टूड है। तो यहाँ तो बिल्कुल क्लियर है कि फर्स्ट और थर्ड क्वांटिटी में जो प्रोपोर्शनलिटी बन रही है वो है इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी। इसलिए मैं यहाँ एरो का जो रुख है वो अपोजिट डायरेक्शन में कर देता हूँ। पहले मैंने जो थर्ड क्वांटिटी की जो एरो है वो अपनी मर्ज़ी से ली। अगर मैंने इसे टॉप टू बॉटम लिया है तो ये जो फर्स्ट क्वांटिटी है ये चूंकि इन्वर्स है थर्ड क्वांटिटी के, इसलिए इसका जो एरो है वो बॉटम टू टॉप होगा। लेकिन अगर आप ये जो क्वांटिटी है थर्ड क्वांटिटी, इसका एरो बॉटम टू टॉप लेते हैं तो फर्स्ट क्वांटिटी चूंकि थर्ड क्वांटिटी के इन्वर्स है, इसलिए फिर इसका एरो जो है वो कैसे बनेगा? टॉप टू बॉटम। तो यहाँ आपके पास चॉइस है इस थर्ड क्वांटिटी पे, आप इसका एरो किसी भी तरह से लें, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप। लेकिन फिर फर्स्ट क्वांटिटी का जो एरो है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। रीज़न, ये दोनों क्वांटिटीज़ एक दूसरे के साथ इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। अब आते हैं सेकेंड क्वांटिटी और थर्ड क्वांटिटी। पहले मैंने फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर किया, अब सेकेंड और थर्ड क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं। देखें, अगर 18 दिन में एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है और हर रोज़ उस प्रोजेक्ट के लिए 10 घंटे चाहिए होंगे, लेकिन अगर डेज़ को 18 से कम कर दिया जाए तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हर रोज़ नंबर ऑफ आवर्स बढ़ जाएंगे। पहले दिन 18 थे, हर रोज़ 10 घंटे काम करना पड़ रहा था। अब अगर डेज़ को कम कर दिया जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स बढ़ जाएंगे, यानी 10 की बजाय हर रोज़ 11, 12 या 13 घंटे काम करना पड़ेंगे। क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ डेज कम हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ एक दफ़ा फिर इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी इन्वॉल्व है। डेज 18 से घट के 12 पे आ गए और डेली जो घंटे हैं, हार्स है, वो 10 से बढ़कर 11, 12 या मे बी 13 पर आ जाए। ये तो हमें अभी तक पता नहीं है, लेकिन जो करंट सिचुएशन है उसमें तो यही कुछ होता है। अगर आप एक प्रोजेक्ट 18 दिनों में कंप्लीट करते हैं और आपको टारगेट सेट किया जाए कि आपने हर रोज़ 10 घंटे काम करने, तो ये प्रोजेक्ट 18 दिनों में कंप्लीट होगा। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि 18 नहीं, आपने इस प्रोजेक्ट को 12 दिनों में कंप्लीट करना है, तो क्या आप हर रोज़ 10 घंटे काम करेंगे? नहीं, आप अपने वर्किंग हार्स को इंक्रीज कर देंगे। तो डेज यहाँ से डिक्रीज हो रहे हैं जबकि वर्किंग हार्स यहाँ से इंक्रीज हो रहे हैं। एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है सेकेंड क्वांटिटी, जबकि थर्ड क्वांटिटी इस सिनारियो में
इंक्रीज हो रही है। तो अगेन यहाँ पर कौन सी प्रोपोर्शनलिटी है? इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी। तो इसलिए मैं जो डेज है इसका एरो जो है वो इस थर्ड क्वांटिटी के अपोजिट डायरेक्शन में कर दूंगा। इन एरोस की अपोजिट डायरेक्शंस का मतलब है कि यहाँ क्वांटिटीज में जो प्रोपोर्शनलिटी है वो इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है। तो फर्स्ट और थर्ड क्वांटिटी में भी इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है, जबकि सेकंड और थर्ड क्वांटिटी में भी इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी इन्वॉल्व है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। ये वर्ड प्रॉब्लम्स है रेशियोज और प्रोपोर्शन से रिलेटेड, इसलिए मैं थोड़ी डिटेल और ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ इसकी एक्सप्लेनेशन में। आगे मूव करते हैं अगले स्टेप में। अब तक तो आपको ये समझ आ गया कि ये जिसको आपने फाइंड आउट करना है उसे आपने हमेशा थर्ड क्वांटिटी कंसीडर करनी, प्लस इसका एरो जो है वो आप अपनी मर्जी से चूज़ करेंगे। मैंने टॉप से बॉटम पे चूज़ कर लिया। अगर इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी होगी फर्स्ट या सेकंड क्वांटिटी में तो उसके जो एरोज हैं वो थर्ड क्वांटिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ये जो एरोज है ये आपको ये बता रहे हैं कि फर्स्ट और थर्ड क्वांटिटी में इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी है, जबकि सेकंड और थर्ड क्वांटिटी में भी इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी एग्जिस्ट कर रही है। अब इनको लिखना कैसे है? यहाँ देखिए एरो कहाँ से जा रहा है? बॉटम टू टॉप। तो आप पहले लिखेंगे 20:15। ये 20:15। देखिए ये मैन दोनों केसेस में एक ही क्वांटिटी है ना, दोनों मैन ही है 15 और 20। तो यहाँ चूंकि एरो बॉटम से टॉप पर है तो पहले आप बॉटम लिखेंगे 20 और फिर टॉप 15। इसी के नीचे अब आप लिखेंगे सेकेंड क्वांटिटी, ये फर्स्ट क्वांटिटी और ये सेकेंड क्वांटिटी। अगेन एरो बॉटम टू टॉप है तो आप पहले लिखेंगे बॉटम 12 और फिर टॉप 18, बीच में रेशो सिंबल लगा देंगे और फिर आप इस ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे और इसके बाद ये सिंबल ऐड करेंगे जिसे आप पढ़ते प्रोपोर्शनलिटी, और फिर आप यहाँ पर 10:x लिखेंगे जो कि है थर्ड क्वांटिटी। थर्ड क्वांटिटी को आपने कैसे डिनोट किया है? फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो पहले टॉप 10 और फिर बॉटम x आप लिखेंगे। यानी ये जो दो क्वांटिटीज़ है ये दोनों क्वांटिटीज़ इस थर्ड क्वांटिटी के साथ इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। आगे चलते हैं। प्रोपोर्शन को सॉल्व करने के लिए जो फार्मूला है या जो तरीक़ाकार है वो है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब एक्सट्रीम्स क्या है और मीन्स क्या है? एक्सट्रीम्स कहते हैं सबसे आखिर वाले नंबर्स, आउटर मोस्ट नंबर, जबकि मीन्स जो है वो दरमियान वाले नंबर्स को कहते हैं। यहाँ पर एक्सट्रीम और मीन्स क्या होंगे? ये एक्सट्रीम्स है। ये देखिए 12, 20 एंड x, ये है एक्सट्रीम्स। बाहर की तरफ है ना ये सारे नंबर्स 12, 20 एंड x। प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लिकेशन को। तो एक्चुअली आपने मल्टीप्लाई करना है 12, 20 और x को, या 20, 12 मल्टीप्लाई बाई x, जैसे आप कहें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि मीन्स इसमें क्या होंगे? अब आपको मीन्स भी समझ आ जाएंगे। ये मीन्स है 15, 18 और 10, ठीक है ना। ये रूल है, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो यहाँ पर एक्सट्रीम जो है वो 12, 20 मल्टीप्लाई बाई x और मीन्स जो है वो 15, 18 मल्टीप्लाई बाई 10, या आप लिखे 10 मल्टीप्लाई बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 15, या आप यहाँ पर लिखे x मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 12। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शर्त सिर्फ ये है कि एक्सट्रीम और मीन्स होनी चाहिए। आगे चलें। एक्सट्रीम जैसे मैंने आपसे कहा कि 12, 20 मल्टीप्लाई बाई x और मीन्स जैसे मैंने कहा 15 मल्टीप्लाई बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 10। आगे मूव करते हैं। 20 मल्टीप्लाई बाई 12 240 मल्टीप्लाई बाई x इक्वल्स, राइट साइड पे इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2700 आ जाएगा प्रोडक्ट। चूँकि आपने x फाइंड करना है तो ये जो 240 है इसे राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, या डिवाइड करेंगे दोनों साइड्स को 240 से, जिससे लेफ्ट साइड पे 240 कैंसिल आउट हो जाएगा और राइट साइड पे 2700 अपॉन 240 आ जाएगा। ये जो आमतौर पर आपके टीचर्स आपको पढ़ाते हैं कि ये क्वांटिटी यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, राइट साइड पे मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट क्या है? डिवीजन। 240 2700 से डिवाइड होगा। दोनों तरीके ठीक है। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन की है मैंने, मैं 0 को 0 से कैंसिल आउट कर दूंगा, आपके पास अमाउंट रह जाएगी या क्वांटिटीज़ रह जाएंगे 270 अपॉन 24। With the help of calculator, when we divide 270 by 24, we get 11.25. Now what is x? X is actually number of hours required for 20 men to complete a project in 12 days. ये x जो है वो हार्स है जो इन 20 लोगों को या 20 मैन को हर रोज़ करना पड़ेंगे ताकि वो जो वर्क है या प्रोजेक्ट है वो 12 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो व्हाट इज़ x? x इज़ एक्चुअली नंबर ऑफ हार्स। तो आखिर में आप लिखेंगे 10 11.25 हार्स। 11.25 हार्स का मतलब है 11 हार्स एंड 15 मिनट्स।
ठीक है ना। 1 हार में 4 क्वार्टर्स होते हैं ना, 15 15 15 15। तो 100 के भी अगर आप 4 पार्ट्स करेंगे तो 25 25 25 25 बनेंगे। तो 11.25 हार्स का मतलब है 11 हार्स एंड 15 मिनट्स आर रिक्वायर्ड फॉर 20 men टू फिनिश द सेम वर्क इन 12 days। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। इफ 6 men आर पेड 7,200 फॉर 9 days वर्क, व्हाट शुड बी द वेज ऑफ 10 men फॉर 15 days। अच्छा, 6 लोग हैं जिनको 9 दिनों के काम के लिए 7,200 रुपीज़ पे किए जाते हैं। आप ये बताइए कि अगर नंबर ऑफ़ मैन इंक्रीज़ कर दिए जाए फ्रॉम 6 to 10 और नंबर ऑफ़ डेज़ जो है वो 15 कर दिए जाए, यानी 9 से बढ़ा के 15 कर दिए जाए, तो फिर उनको कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी। एक दफ़ा फिर 3 क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व है यहाँ पर, मैन, वेज एंड डेज। इनिशियल इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग 6 लोग हैं, 6 men हैं, इन्हें कितनी अमाउंट मिलती है 7,200 और कितने दिनों के काम के लिए 9 days के लिए। जबकि क्वेश्चन के दूसरे हिस्से में नंबर ऑफ़ मैन 10 हो जाएंगे, डेज 15 हो जाएंगे, आपने वेज फाइंड करनी है कि उनको पैसे कितने मिलेंगे। ठीक है ना। तो अब ज़्यादा कंपेयर करते हैं। मैंने आपसे कहा कि मैं ये मैं कंसीडर करूँगा थर्ड क्वांटिटी, बिकॉज इसमें मुझे कुछ फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है, और इसका जो एरो है वो मैं टॉप टू बॉटम रखता हूँ। पहले क्वेश्चन में भी ऐसे ही मैंने किया था, ये टॉप टू बॉटम। इस क्वेश्चन में भी मैं ऐसे ही करूँगा। अब ये होगी फर्स्ट क्वांटिटी, डेज होगी सेकंड क्वांटिटी, वेज होगी थर्ड क्वांटिटी। क्यों थर्ड क्वांटिटी होगी? बिकॉज यहाँ पर मुझे फाइंड करना है एक्स। जिस भी आपने क्वांटिटीज़ में कुछ फाइंड करना हो उसे आप लेंगे थर्ड क्वांटिटी। अच्छा, अब मैं फर्स्ट और थर्ड क्वांटिटी को पहले कंपेयर करता हूँ। देखें, अगर 6 लोग हैं, उनको अगर वेज मिलती है 7,200, अगर नंबर ऑफ़ मैन को आप इंक्रीज़ कर दे, 6 से 10 कर दे, तो आपको क्या लगता है वेज डिक्रीज़ होगी या इंक्रीज़ होगी? डेफिनेटली इंक्रीज़ होगी। 6 लोग हैं जिन्हें वेज मिलती है 7,200, अगर 6 लोगों से तादाद बढ़ा के 10 कर दी जाए तो वेज भी ज़्यादा होगी ना। लोग बढ़ गए तो इनकी जो वेज है वो भी बढ़ जाएगी 7,200 से। ठीक है ना। तो कौन सी प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पर इन्वॉल्व है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी। नंबर ऑफ़ मैन इंक्रीज़ होंगे तो वेज भी इंक्रीज़ होगी। फर्स्ट क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी तो सेकंड क्वांटिटी भी इंक्रीज़ होगी। चूँकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है इसलिए एरो भी आप टॉप टू बॉटम रखेंगे। अगर इन्वर्स होती तो फिर इस एरो का डायरेक्शन आप अपोजिट रखते हैं। यहाँ चूँकि डायरेक्ट वेरिएशन है इसलिए एरो की जो डायरेक्शन है वो सेम रहेगी जैसे यहाँ पे थर्ड क्वांटिटी के साथ। अब आते हैं सेकंड और थर्ड क्वांटिटी को कंपेयर करने। अगर 9 दिनों के पैसे मिलते हैं 7,200, तो 15 डेज़ के पैसे कितने मिलेंगे? कम मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे? डेज ज़्यादा हो गए तो वेज भी ज़्यादा होगी। अगर 9 दिनों को में उसको मिलते हैं 7,200, अब अगर वो 9 से 15 दिन तक काम करता है तो आपको क्या लगता है वही अमाउंट मिलेगी? नहीं, वेज भी बढ़ जाएगी। तो वंस अगेन थर्ड और सेकंड क्वांटिटी में भी कौन सी प्रोपोर्शनलिटी है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी। डेज इंक्रीज हो रहे हैं तो वेज भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसलिए एरो भी आप उसी तरह ही लगाएंगे टॉप टू बॉटम, क्योंकि वेरिएशन यहाँ पर डायरेक्ट है। तो फर्स्ट और थर्ड क्वांटिटी में भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है, जबकि सेकंड और थर्ड क्वांटिटी में भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है। लिहाजा अब आप इनको कैसे लिखेंगे इन प्रोपोर्शनलिटीज़ को? सबसे पहले आप लिखेंगे 610, बिकॉज एरो टॉप टू बॉटम में 610। फिर आप थर्ड क्वांटिटी 915, ये 915 एरो टॉप टू बॉटम है। और फिर प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाएंगे और राइट साइड पे टॉप टू बॉटम है तो पहले 7,200 रेशो एक्स। अब अगेन प्रोपोर्शनलिटी को सिंप्लीफाई करने के लिए जो रूल है वो है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, और ये एक फैक्ट भी है। ये है एक्सट्रीम्स 6, 9 एंड एक्स, जबकि मीन्स 10, 15 एंड 7,200। आप देखिए 6 × 9 × x, ये एक्सट्रीम्स हो गए, इक्वल्स 10 × 15 × 7,200, ये मीन्स हो गए। मल्टीप्लाई करते हैं 9 6 54 × x इक्वल्स, राइट साइड पे अगर मैं 10 × 15 × 7,200 लेता हूँ तो टोटल प्रोडक्ट इसका आ रहा है 1,08,000। 1,08,000। अब चूंकि मुझे x फाइंड करना है तो 54 को राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। लेफ्ट साइड पे 54 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे डिवाइड होगा 1,08,000 से। जब आप कैलकुलेटर से इन्हें डिवाइड करते हैं तो x इज इक्वल टू 20,000। नाउ व्हाट इज 20,000? Thus 20,000 would be the wage of 10 men for 15 days। मतलब ये हुआ कि अगर पहले 6 लोग थे,
6 लोगों को वेज मिलती थी 7,200, अब अगर लोग बढ़ जाएं 10 हो जाए तो वेज भी 7,200 से बढ़ के 20,000 हो जाएगी। तो बिल्कुल डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है इनमें, ठीक है। अच्छा, यहाँ जो मैंने कहा था कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, अगर आप x की जगह यहाँ पे लिखे 20,000 और फिर दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करें तो दोनों साइड्स का आंसर सेम होगा। इसलिए कहा जाता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इन द केस ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्वेश्चन नंबर 3 है, मूव करते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्टेटमेंट है 30 masons could build a wall 15 meters long in 20 days. How many masons will be required to build a wall 135 meters long in 12 days? अच्छा, 30 लोग हैं जो एक 15 मीटर लंबी वॉल जो है वो तामीर करते हैं, बनाते हैं 20 डेज में। तो आप ये बताइए कि अगर उस वॉल की लंबाई जो है वो 15 मीटर से बढ़ा के 135 मीटर्स कर दी जाए और काम जो है, दिन जो है, नंबर ऑफ डेज वो 20 से डिक्रीज करके 12 कर दिए जाए, तो आप ये बताइए कितने लोग इसके लिए दरकार होंगे, कितने लोग रिक्वायर्ड होंगे। अगेन यहाँ पर 3 क्वांटिटीज इन्वॉल्व है, मेसन्स, वॉल एंड डेज। इनिशियल इंफॉर्मेशन के मुताबिक कितने लोग हैं, कितने मेसन्स हैं, 30, और वॉल की लेंथ कितनी है 15 मीटर्स और दिन कितने हैं 20। जबकि सेकेंड पार्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास गिवन है वॉल की लेंथ 135 मीटर्स और नंबर ऑफ डेज 12। तो फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ मेसन्स, ठीक है ना, लोगों की तादाद फाइंड करनी है जो इस 135 मीटर लॉन्ग वॉल को 12 डेज में बना सके। तो सबसे पहले अब यहाँ पर मैं थर्ड क्वांटिटी कौन सी लूँगा, मेसन्स वाली, बिकॉज इसमें मुझे नंबर ऑफ मेसन्स फाइंड करना है। तो ये होगी थर्ड क्वांटिटी, इसे लेता हूँ मैं फर्स्ट क्वांटिटी और ये हो जाएगी मेरी सेकेंड क्वांटिटी। अब ज़रा देखते हैं, इनको कंपेयर करते हैं। मैं सबसे पहले फर्स्ट क्वांटिटी को थर्ड क्वांटिटी से कंपेयर करता हूँ, लेंथ ऑफ द वॉल को नंबर ऑफ मैसन्स से कंपेयर करता हूँ। देखिए, अगर वॉल की लेंथ 15 मीटर है तो कितने मैसन्स रिक्वायर्ड है, 30। लेकिन अगर वॉल की लेंथ इंक्रीज कर दी जाए 15 से 135, तो क्या आपको लगता है कि नंबर ऑफ मैसन्स वही रहने चाहिए? नो, नंबर ऑफ मैसन्स भी इंक्रीज होंगे। तो कौन सी प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी। वॉल की लेंथ इंक्रीज हुई 15 से 135 मीटर, तो नंबर ऑफ मैसन्स भी इंक्रीज होंगे 30 से अननोन, जो हमने अभी फाइंड करना है। वी डोंट नो कि कितने चाहिए होंगे, लेकिन डेफिनेटली तादाद बढ़ेगी ना इनकी। क्यों? क्योंकि वॉल की लेंथ इंक्रीज होगी। तो फर्स्ट क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है वॉल की लेंथ, तो दूसरी क्वांटिटी नंबर ऑफ मैसन्स भी इंक्रीज होगी। लिहाजा डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी की वजह से जो एरो मैंने यहाँ पर लगाया था वही एरो यहाँ पर लगेगा। अगर इन्वर्स होता तो फिर इस एरो की डायरेक्शन अपोजिट कर दी जाती, ठीक है ना। अब आते हैं डेज और मैसन्स पे। देखें, सेकेंड और थर्ड क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं। अगर डेज 20 है, 20 डेज में काम कंप्लीट करना है, तो कितने मैसन्स रिक्वायर्ड है, 30। लेकिन अगर डेज कम कर दिए जाए, 12 डेज कर दिए जाए, तो क्या मैसन्स की तादाद वही रहनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल यूँ समझे, एक प्रोजेक्ट है जिसे आपने 20 डेज में कंप्लीट करना है, उसके लिए आपको चाहिए 30 लोग। लेकिन अगर उसी प्रोजेक्ट को आप 12 डेज में कंप्लीट करना चाहें, तो क्या वही 30 लोग कर सकते हैं? नहीं, आपको नंबर ऑफ लेबर या नंबर ऑफ मैसन्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर फिर एक दफ़ा यहाँ पर इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी इन्वॉल्व हो रही। डेज कितने हैं, 20, लोग कितने दरकार है, 30। अब अगर डेज डिक्रीज हो जाए तो फिर लोग ज़्यादा दरकार होंगे ना, क्योंकि वही लोग तो 12 डेज में काम कंप्लीट नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ कौन सी प्रोपोर्शनलिटी है, इन्वर्स। फर्स्ट और सेकंड क्वांटिटी में प्रोपोर्शनलिटी है डायरेक्ट, इसलिए दोनों एरो सेम डायरेक्शन में है। जबकि सेकंड और थर्ड क्वांटिटी में प्रोपोर्शनलिटी इन्वॉल्व है इन्वर्स, इसलिए थर्ड और फर्स्ट क्वांटिटी की जो एरोस की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। ये शो कर रहा है कि सेकंड और थर्ड क्वांटिटी में जो प्रोपोर्शनलिटी है वो इन्वर्स की है, जबकि फर्स्ट और सेकंड क्वांटिटी में जो प्रोपोर्शनलिटी है वो डायरेक्ट की है, ठीक है ना। डेज 20 है, 30 मैसन्स रिक्वायर्ड है। अगर डेज कम हो जाए तो डेफिनेटली मैसन्स इंक्रीज करने पड़ेंगे, और इसको लास्ट में भी हम देखेंगे। लिहाजा अब ज़रा इनको लिखते हैं। थर्ड क्वांटिटी को आप हमेशा प्रोपोर्शनलिटी के साइन के राइट साइड पे लिखेंगे, और एरो मैंने एक ही तरह से रखी है, पहले क्वांटिटी 30 और फिर अननोन x, ठीक है ना। अब आते हैं सबसे पहले 15 और 135 पे। एरो चूंकि टॉप टू बॉटम है, तो लिहाजा पहले 15 और फिर 135, और ये एरो चूंकि बॉटम टू टॉप है तो पहले 12 और फिर 20, रेशो 20। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो ये है आपके पास,
एक्सट्रीम्स, मैं पेन उठा लेता हूँ, ये 15, 12 एंड x, 15 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई x, जबकि मीन्स क्या होंगे, ये 135, 20 एंड 30, ये मीन्स है। प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई को, इसलिए मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। लेफ्ट साइड पे 15 मल्टीप्लाई बाई 12 180 मल्टीप्लाई बाई x, राइट साइड को इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 81,000 आ जाएगा। क्योंकि आपने x फाइंड करना है तो 180 को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, जिससे ये 81,000 से डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 450। इसका मतलब ये हुआ, hence 450 masons will be required to build a wall 135 meters long in 12 days। तो पहले अगर वॉल की लेंथ 15 मीटर्स थी तो कितने मैसन्स रिक्वायर्ड थे, 30। अब वॉल की लेंथ इंक्रीज कर दी 135, तो मैसन्स कितने रिक्वायर्ड होंगे, 450। तो वॉल की लेंथ भी इंक्रीज हुई, नंबर ऑफ मैसन्स भी इंक्रीज हुए। इसे कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी, जहाँ फर्स्ट एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो दूसरी क्वांटिटी भी उसके साथ साथ इंक्रीज होगी। जबकि यहाँ इन दोनों क्वांटिटीज़ में जो प्रोपोर्शनलिटी थी, यानी फर्स्ट और थर्ड में, वो इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी थी। यानी डेज अगर 20 है तो मैसन्स रिक्वायर्ड होंगे 30, और अगर डेज को कम कर दिया जाए 12 तो मैसन्स ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगे ना, 450। तो एक जानिब डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है और दूसरी जानिब इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है, इसलिए एरो की डायरेक्शन भी अपोजिट है विद रिस्पेक्ट टू द थर्ड क्वांटिटी। तो टोटल 450 मैसन्स रिक्वायर्ड होंगे अगर वो 135 मीटर लॉन्ग वॉल बनाना चाहते हैं 12 डेज में। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ 20 laborers can earn rupees 30,000 in 18 days, how much money will 15 laborers earn in 12 days? कितने लेबर्स हैं, 20, डेज कितने हैं, 18, अर्निंग कितनी है, 30,000। 3 क्वांटिटीज हैं, लेबरर्स, डेज, अर्निंग। इनिशियल इंफॉर्मेशन के मुताबिक 20 लेबरर्स हैं जो 18 दिनों तक काम करते हैं और उन्हें अर्निंग मिलती है 30,000। सेकेंड पार्ट में आपने से पूछा गया है कि अगर 15 कर दिए जाए लेबर्स और डेज 12 कर दिए जाए तो इनकी अर्निंग कितनी होगी। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि इसमें थर्ड क्वांटिटी कौन सी होगी, ये वाली जहाँ पर आपने कुछ फाइंड करना है, यानी x। अब ये होगी फर्स्ट क्वांटिटी लेबर और डेज होगी सेकेंड क्वांटिटी। मैं सबसे पहले फर्स्ट और थर्ड क्वांटिटी को कंपेयर करता हूँ। देखिए कितने लेबर्स हैं, 20, और उनकी अर्निंग कितनी है, 30,000। अगर लेबर्स को डिक्रीज कर दिया जाए, ठीक है ना, 15 कर दिया जाए, तो अर्निंग भी क्या होगी, डिक्रीज होगी ना। अगर लेबरर्स को अगर डिक्रीज कर दिया जाए तो अर्निंग भी डिक्रीज होगी। यही रूल है ना, कहीं पर कोई काम कर रहा है 20 लेबर्स, उनको मिलती है 30,000 पर डे, या पर डे कंसीडर करें। अगर लेबर 20 से 15 हो जाएंगे तो क्या उनको फिर भी 30,000 मिलेगी, नहीं, अमाउंट फिर कम हो जाएगी, मे बी 15, मे बी 18, मे बी 16,000। तो यहाँ कौन सी प्रोपोर्शनलिटी इन्वॉल्व है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी इन्वॉल्व। नंबर ऑफ लेबर्स कम होंगे, अर्निंग कम होगी। नंबर ऑफ लेबर्स बढ़ेंगे, 15 से 20 होगी तो अर्निंग x से 30,000 हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये कौन सी प्रोपोर्शनलिटी है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी। नंबर ऑफ लेबर्स कम होने के साथ साथ अर्निंग भी कम होगी, नंबर ऑफ लेबर्स बढ़ने के साथ साथ अर्निंग भी बढ़ जाएगी। एक क्वांटिटी कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है, अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ेगी। इसे पढ़ते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी। तो मैं लेबरर्स के लिए जो एरो है वो वही रखूंगा जो मैंने थर्ड क्वांटिटी के लिए रखी है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। व्हाई, बिकॉज द प्रोपोर्शनलिटी बिटवीन दीज टू क्वांटिटीज इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी। अब मैं कंपेयर करता हूँ सेकेंड और थर्ड क्वांटिटी को। देखें 18 दिन तक अगर काम करते हैं तो अर्निंग कितनी होगी, 30,000। लेकिन अगर डेज को कम कर दिया जाए तो क्या वही अर्निंग रहेगी, नहीं, कम हो जाएगी अर्निंग, ठीक है ना। कितनी कम होगी ये तो हम फाइंड करेंगे। बहरहाल 18 दिन के लिए अगर कोई काम कर रहा है कोई लेबर और उसे मिलता है 30,000, लेकिन अगर वो दिन कम कर देता है, 18 से 12 घंटे कर देता है, 18 दिन से 12 दिन कर देता है, घंटे नहीं दिन, मैंने यहाँ पर शायद गलत बोल दिया। 18 दिनों की कमाई जो है वो उसकी 30,000 है, लेकिन अगर 18 की बजाय 12 दिन हो जाए तो क्या फिर भी 30,000 मिलेंगे, कभी भी नहीं, उसकी अर्निंग भी कम हो जाएगी। तो फिर एक दफ़ा फिर यहाँ पर कौन सी प्रोपोर्शनलिटी इन्वॉल्व है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी इन्वॉल्व है। दिन 18 होंगे, अर्निंग 30 होगी, दिन 18 से कम होंगे, 12 होंगे तो अर्निंग भी कम होगी। कितनी कम होगी ये तो हम फाइंड करेंगे। तो प्रोपोर्शनलिटी चूंकि डायरेक्ट है लिहाजा मैं यहाँ भी वही एरो लगाऊंगा
जो थर्ड क्वांटिटी के साथ मैंने लगाई। अगर इन्वर्स होती तो फिर इस एरो की डायरेक्शन ऊपर की तरफ चली जाती, फ्रॉम बॉटम टू टॉप हो जाती। ठीक है ना, दिन कम हो रहे हैं तो अर्निंग भी कम हो रही है, एक क्वांटिटी कम हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी कम हो रही है, एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो दूसरी क्वांटिटी भी उसके साथ इंक्रीज होगी। तो अगेन यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी की है विद द थर्ड क्वांटिटी। तो अब सबसे पहले इनको लिखते हैं, एरो चूंकि टॉप टू बॉटम है तो लिहाजा 20:15 और सेकेंड क्वांटिटी 18:12 प्रोपोर्शनल राइट साइड पे, यानी प्रोपोर्शनलिटी के साइन के राइट साइड पे आप इस थर्ड क्वांटिटी को लिखेंगे। ये हर क्वेश्चन में मैंने सेम मेथड रखा हुआ है। अगर ये थर्ड क्वांटिटी यहाँ भी हो तब भी मैं इसे प्रोपोर्शनलिटी साइन के राइट साइड पे लिखूंगा, और सब में मैंने जहाँ पर फाइंड करना है वहाँ एरो टॉप टू बॉटम रखा है। तो सबसे पहले 30,000 रेशो एक्स जिसे आपने फाइंड करना है। अब ज़रा मूव करते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स की तरफ। ये है एक्सट्रीम्स यानी 20 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई एक्स, और ये है मीन्स यानी 15 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 30,000। अगर मैं 20 और 18 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आंसर आ रहा है 360 मल्टीप्लाई बाई एक्स, और राइट साइड पे इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये नंबर आपके पास आ रहे हैं 5,40,00,000। अब चूंकि एक्स फाइंड करना है तो मैं 360 को राइट साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे इस नंबर के साथ डिवाइड हो जाएगा। जब आप कैलकुलेटर से इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो आंसर आ रहा है आपके पास 15,000 विच इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। नाउ व्हाट इज एक्स? Hence, RS 15,000 will 15 laborers earn in 12 days. X यहाँ पर है अर्निंग्स, लेबर्स की अर्निंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 18 दिन है तो उनको कितनी अमाउंट मिलेगी? 30,000। लेकिन अगर दिन कम हो जाए, 18 से आ जाए 12 पे, तो फिर कितनी अर्निंग होगी? 15,000। दिन कम हुए तो अर्निंग भी कम हुई, फर्स्ट क्वांटिटी डिक्रीज हुई तो नेक्स्ट थर्ड क्वांटिटी भी डिक्रीज हुई, या सेकेंड क्वांटिटी डिक्रीज हुई तो थर्ड क्वांटिटी भी डिक्रीज हुई। कौन सी प्रोपोर्शनलिटी है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है। जबकि अगर आप फर्स्ट और थर्ड को देखें तो फर्स्ट क्वांटिटी डिक्रीज हुई यानी 12 लेबरर्स थे तो उनकी अर्निंग 30,000 थी, लेबरर डिक्रीज हुए 15 हुए तो अर्निंग भी 15,000 हुई। ठीक है ना, तो ये इसका मतलब है यहाँ पर भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 15 वर्कर है और वो 12 दिनों तक काम करते तो उनकी अर्निंग कितनी होगी? 15,000।